अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम और मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है बहुत आम सा मौजू है हमारे लिए बीइंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। वो ये है कि इंडिकेशंस ऑफ एंडोस्कोपीज कि किन पेशेंट्स के अंदर हमने एंडोस्कोपीज करवानी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंडोस्कोपी का मतलब क्या है। एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन बेसिकली एक टेस्ट है जिसको हम आम पेशेंट को समझाने के लिए कहते हैं कि ये कैमरे का टेस्ट है, जिसमें होता ये है कि एक ट्यूब के आगे कैमरा लगा होता है और वो हम उसकी मुंह के ज़रिए से उसके खुराक की नाली के अंदर लेके जाते हैं, जिससे हमें उसके मैदे का और अंतड़ी का मुआयना कर लेते हैं। तो बेसिकली किसी भी इंटरनल ऑर्गन के मुआयने को एंडो कहते हैं और स्कोपी का मतलब उसको एग्जामिन करना है। तो हम जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में यूज़ करते हैं आमतौर पे अपर जीआई एंडोस्कोपी और लोअर जीआई एंडोस्कोपी यूज़ करते हैं। अपर जी एंडोस्कोपी से हम बेसिकली खुराक की नाली का और मैदे का और अंतड़ी का मुआयना करते हैं और लोअर जीआई एंडोस्कोपी के साथ हम बड़ी जो आंत है उसका मुआयना करते हैं। तो बहुत से लोगों के जहन के अंदर सवालात होते हैं कि डॉक्टर साहब एंडोस्कोपी हो सकता है कि ये बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है, तो हम ये नहीं करवाना चाहते। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंडोस्कोपी किन पेशेंट के अंदर ज़रूरी है और ये क्यों ज़रूरी है। वो पेशेंट जो जो जिनके अंदर जरकान का मर्ज हो और उनके जिगर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ा हुआ हो, या उन पेशेंट के अंदर कभी खून की उल्टी आई हो या काले रंग के पखाने उनको आते हों, तो उनके अंदर तो हमने उनकी वेरिसेस को या उनकी खून की जो शरेयानें हैं जो खुराक की नाली के अंदर फूल जाती हैं, उनको मुआयना करने के लिए एंडोस्कोपी करवानी होती है। जिसका फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर हमें लगे कि इनके इनकी खून की शरेयानें काफ़ी ज़्यादा फूली हुई हैं और उनके अंदर फटने का एक रिस्क है, तो हम वहाँ पे बैंड लगा देते हैं ताकि उसको फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस जो ब्लीडिंग की सूरत में हो सकती हैं उससे रोका जा सके। इसके अलावा कुछ और इंडिकेशंस होती हैं एंडोस्कोपी की, और वो इंडिकेशंस ये हैं कि मैं कुछ लोग हैं जिनको भूख कम लगती है और उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर भी हम कहते हैं कि आपको अपर छः एंडोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी जो है वो करवा लेनी चाहिए, ताकि देखें कि इस पेशेंट के अंदर कोई ऐसी पैथोलॉजी या कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो जो उसके मैदे के अंदर या उसकी छोटी आंत के अंदर है, जिसकी वजह से इसको भूख कम लग रही है और इसका वज़न गिर रहा है। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनके अंदर खून की कमी की अलामात होती हैं और उनके टेस्ट करवाते हैं, तो उसके अंदर पता चलता है कि इनके अंदर आयरन की कमी की वजह से खून कम हो रहा है। तो इन पेशेंट को भी एंडोस्कोपी की ज़रूरत होती है। रीज़न इज़ दैट कि हम ये फील करते हैं कि शायद इनके अंदर जो ये डाइट लेते हैं या आयरन लेते हैं, या तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा या फिर कहीं से उसका लॉस हो रहा है। इन केस ऑफ कहीं ब्लड कोई इरोजन बनी हुई है या कोई अल्सरेशन है या वहाँ पे कोई ग्रोथ है जिसकी वजह से उसका ब्लड लॉस हो रहा है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इस पेशेंट के अंदर वजह क्या है, क्यों इसके अंदर खून की कमी हो रही है। नेक्स्ट, अगर किसी पेशेंट को खाना निगलने के अंदर कोई दिक्कत हो जिसको डिस्फेजिया कहते हैं, डिफ़िकल्टी इन ईटिंग या डिफ़िकल्टी इन टेकिंग फूड, अगर वो चीज़ हो या पानी पीने में कोई मसला हो या खाना सॉलिड फूड खाने में कोई मसला हो, तो उस सूरत हाल में हमें एंडोस्कोपी करके देखना है कि कहीं इसकी खुराक की नाली के अंदर कोई रुकावट तो नहीं है। अगर रुकावट है तो उसकी वजह क्या है, क्या कोई स्ट्रिक्चर है, कोई ग्रोथ है, कि क्या वजह क्या है, क्या उसके अंदर जो अंतड़ियों की जो मूवमेंट है, जो जिसको पेरिस्टालसिस कहते हैं या मोटिलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, क्या क्या कोई मोटिलिटी का कोई इशू है, उसकी पेरिस्टाल्टिक वेव्स नहीं पैदा हो रही, या उसके अंदर कोई मैकेनिकल कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है या कोई ग्रोथ है, जिसको हमने देखने के लिए एंडोस्कोपी जो है वो ज़रूरी होती है। नेक्स्ट, अगर किसी पेशेंट की कोई फैमिली हिस्ट्री है कोई मैदे के कैंसर की, तो उस पेशेंट को अगर कोई मैदे की कोई अलामत होगी तो हम उस पेशेंट के अंदर भी एंडोस्कोपी करके देखेंगे कि आया इस पेशेंट के अंदर कोई मैदे का कोई कैंसर तो नहीं है, कि इसकी फैमिली में बड़ी सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री है कि उनके अंदर इसके मदर के अंदर या फादर के अंदर या ब्रदर के अंदर अगर गैस्ट्रिक मेलिग्नेंसी थी, तो क्या आया खुदा न खास्ता इस पेशेंट के अंदर तो नहीं हो चुकी, हो गई, जिसके लिए हमें एंडोस्कोपी करना ज़रूरी होता है। तो इसके अलावा क्लिनिकल बेसिस के ऊपर आप किसी पेशेंट का डिसीजन करते हैं कि हाँ इसकी किसी पेशेंट की बीमारी को डायग्नोज करने के लिए आपने बायोप्सीज लेनी होती हैं। समटाइम किसी कोई पेशेंट जी तेज़ाब पी के आ जाते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर स्टिक्चर बन जाते हैं, तो उसको स्टिक्चर्स को डायलेट करने के लिए, खोलने के लिए हमें एंडोस्कोपी करनी पड़ती है और उसको उसको डायलेट करना पड़ता है। तो ये वो कुछ चंद ऐसी इंडिकेशंस हैं जिसके ऊपर हमें उसके अंदर जाके, उसकी खुराक की नाली के अंदर जाके उसका मुआयना करना होता है।
तो ये वो पेशेंट हैं जिनके अंदर एंडोस्कोपी ज़रूरी होता है। इस प्रोसीजर को अगर आप डिले करेंगे या डेफर करेंगे तो इसकी इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ है उनका सामना पेशेंट को करना पड़ सकता है। लेट्स लेट्स सपोज़ कि आप किसी पेशेंट को कोई एनीमिया के का वर्कअप के तौर पे एंडोस्कोपी करना चाह रहे थे लेकिन पेशेंट रिफ्यूज़ कर दिया। तो हो सकता है उसकी उसकी स्टमक के अंदर या उसकी इंटेस्टाइन ड्यूoडेनम के अंदर कोई ऐसी पैथोलॉजी हो जिसको आप उस स्टेज के ऊपर ट्रीट कर सकते हो, तो आपने मिस कर दी। क्योंकि बहुत सी जो पैथोलॉजीज़ हैं जो इनसाइड द विसरा होती हैं, वो आपको किसी किसी अल्ट्रासाउंड के अंदर और हो सकता है रेडियोलॉजी के ऊपर भी आपको नज़र ना आए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए एंडोस्कोपी ज़रूरी होती है। तो इसके अलावा कोई आम तौर पे जो छोटे-मोटे जो एब्डोमिनल पेन हो गया पेशेंट को या कोई और अगर कोई इंडिकेशंस हैं कि बंदा समझता है कि जी मुझे पेट में गैस हो रही है, तो आम तौर पे इस तरह के मसाइल के लिए और अगर यंग पॉपुलेशन है उसके अंदर जिनके अंदर कोई कोई वेट लॉस की कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई डिस्पेचिया नहीं है, कोई एनीमिया नहीं है, कोई किसी को परसिस्टेंट वोमिटिंग नहीं हो रही, तो उनके अंदर आम तौर पे हमें एंडोस्कोपी की इंडिकेशन या ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जिन पेशेंट के अंदर ज़रूरत होती है उनके अंदर एंडोस्कोपी ज़रूर होना चाहिए। नंबर थर्ड, अगर पेशेंट ये फील करते हैं कि जी मैं एंडोस्कोपी करवा लूँगा और इस प्रोसीजर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो पेचीदगियाँ हैं, वो उसको डराती हैं, ये इधर-उधर से सुन के वो कहता है कि जी मुझे इससे ब्लीडिंग हो जाएगी, या मैं मर जाऊँगा, ये मेरा दम घुट जाएगा। तो बहुत सी पेशेंट को ये बताना ज़रूरी है कि एंडोस्कोपी इज़ रिलेटिवली वेरी सेफ प्रोसीजर। इसमें आम तौर पे कोई पेचीदगियाँ ज़्यादा नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों के अंदर सम टाइम ब्लीडिंग हो सकती है या कुछ लोगों के अंदर परफोरेशन भी हो सकती है, लेकिन उनके चांसेस बहुत ही मिनिमल हैं, ये ना होने के बराबर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा-सा एंडोस्कोपी के बारे में थोड़ी बहुत आगाही दी जाए कि एंडोस्कोपी होता क्या है और ये प्रोसीजर करना कहाँ पे होता है और इस प्रोसीजर के फ़वाइद क्या हैं। अगर आप एक बीमारी को ज़ाहिर है अर्ली स्टेज के ऊपर पकड़ लेंगे, तो आपको उसको ट्रीटमेंट में हेल्प मिल सकती है। ना अगर प्रोसीजर को आप डिले करेंगे, डेफ़र करेंगे, तो उसके नतीजे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका डॉक्टर को पता नहीं चलता। वो चीज़ें हो सकता है छुप जाएँ और बाद में उनकी उनकी जो जो इज़हार है उन बीमारियों को बाद में ज़ाहिर हो और उस स्टेज तक वो बीमारी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी होती है। तो जब कभी कोई डॉक्टर विद प्रॉपर इंडिकेशन ऑफ एंडोस्कोपी आपको एंडोस्कोपी रेकमेंड करता है, तो आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए और डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपको अपने मरीज की एंडोस्कोपी करवानी चाहिए, ताकि उसकी बीमारी की को ट्रीट करने में, उसको डील करने में डॉक्टर को आसानी हो। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई आपके जहन के अंदर कोई और कोई सवालात हो तो आप कमेंट करें, ताकि मैं उन सवालात का जवाब देने की कोशिश करूँ। नंबर 2, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी मेडिकल नॉलेज को आप बढ़ा सकें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं कि ये आपकी आपकी तशनगी या आपके आपके बहुत से सवालों के जवाब देने में मददगार है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।